गुल साहब, ये बातें मैं अक्सर जब आपके वालिद मोहतरम जिंदा थे, अगरीक रहमत करे, ये बात हम किया करते थे। मैं आज एक नए एंगल से आपका टेक लेना चाहता हूँ, मगर मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं आज कुछ फिगर्स निकाल रहा था। पाकिस्तान में इस वक्त सोशल सेक्टर का ये हाल है कि न्यू नेटल कम्प्लिकेशन से मरते हैं डेली 675 बच्चे। मैं बच्चों के रेफरेंस से कर रहा हूँ जो कल मरे थे, तो मुझे ये तहरीक हुई। मेल न्यूट्रिशन और चाइल्ड न्यूट्रिशन की वजह से 1,77,000 जो माएँ और बच्चे साल में मर जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ओवरऑल जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं वो 6 लाख हैं पाकिस्तान में, सालाना 1663 बनती हैं। 41% ऑफ मदर्स जो हैं रिप्रोडक्टिव एज की, वो ये एनेमिक हैं, खून की कमी का शिकार है। इसके नतीजे में 44% बच्चे हमारे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ है। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 6 लाख अताई वतन अजीज़ में लोगों की कत्लेआम कर रहे हैं खामोशी से। अच्छा, नंबर ऑफ जो लोग रिलाई करते हैं नॉन साइंटिफिक मेडिसिन पे, वो 50 से 60% है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो अर्बन है वो कच्ची आबादियों में रहती है। कराची में 90 कच्ची आबादियाँ हैं, 64% वहाँ पे रहते हैं, 60% कच्ची ये एक इकनॉमिक वेस्ट लैंड है हमारे यहाँ। और आप बहस की हो रही है, आज अडयाला जेल 5 बंदे इंज हो गए, आज ये हो गया है। अब हम डॉक्टर साहब को तकलीफ़ इसलिए देते हैं और आपको इसलिए तकलीफ़ देते हैं कि ना तो ये फिगर करते हैं। और मुझे एक सवाल किया, माफ़ी चाहता हूँ मैं आज ज़्यादा बोल गया हूँ। मुझे एक साहब ने कहा, यार ये काई साहब ये फिगर दे रहे हैं आप, तो इसके पता क्यों नहीं चलता? मैंने कहा, इन अमवात से पहले कोई धमाका नहीं होता, इन अमवात से पहले कोई छत नहीं गिरती, इन अमवात के बाद कोई फट्टा नहीं चलता इन स्क्रीनों पर, और ये खामोशी से घरों में तल्फ हो जाते हैं। When will our politics pay attention to these issues and will bring about a change? यार आप क्योंकि सियासत कर रहे हैं, आपकी एक पार्टी है, तो ज़रा हजूर अब आपका टेक। साहब, मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, आपने ये सारे बात बताए और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी सारी फिगर्स दी, इसमें कोई शक नहीं है। मसला यहाँ ये है कि ये जितने भी आपने बताए कि इतने लोग, अभी जब हुकूमत कहती है कि 8,500 कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है, और उसको शामिल करके जब वो फिगर्स देते हैं तो वो 47% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। और अगर उसको आप ना माने तो फिर ये कहीं 70+% बन जाती है जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। अच्छा, फिर इसके अंदर अब मुझे कल बहुत गालियां भी पड़ी क्योंकि मैंने गलती से वो मासूम बच्चियों की तस्वीर दे दी कि जनाब ये देखें, ये हुकूमत का एक बयान आ जाएगा और बस वो बात ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्या दरमियान में जो नक्शा पास करने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो सोसाइटियों के लिए चार्ज करते हैं, जो उनको बाकायदा वहाँ से अप्रूवल्स आती हैं, ये सब क्या पैसे नहीं देते? क्या टैक्सेशन नहीं देते? हर साल देते हैं। आप घर का टैक्स देते हैं, आप फलाना टैक्स देते हैं, यानी कि टैक्स करके रख दिया है। तो फिर जब वो गिरता है तो वो कहते हैं नहीं वो तो प्राइवेट था, वो तो गिर गया। करके देखें, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, कोई घर के अंदर जब भी कोई ऐसे कोई काम होता है, आपके बाकायदा इंस्पेक्टर्स होते हैं, बैठे हुए होते हैं, इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। बड़ी तफसील से इन्होंने बात की। मैं एक बड़ा और नाजुक, आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये जो हमारी स्टेट है एक ऑक्सीमोरॉन लगता है मुझे पाकिस्तान। अगर हम बाहर देखें डिप्लोमेटिकली तो हमारा कद आसमान की तरफ जा रहा है, अंदर देखें तो ये जो कंट्राडिक्शन है। और दूसरा आप ये बताएं, फॉर हाउ लॉन्ग वी कैन सस्टेन ये जितनी नेग्लिजेंस है, करप्शन है, आज हम कहाँ खड़े हैं? सिर्फ कर्जों पे ही तो हमारा है इन्हिसार। तो डू यू थिंक दिस इज़ पॉलिटिकली या सोशली वायबल है? क्या ये इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को जन्म नहीं दे सकता? डॉक्टर साहब साहब, आप बड़ी रिसर्च करके जो फिगर्स और डेटा और अदाद शुमार सामने लेके आए हैं वो बड़े संगीन हैं, लेकिन उनके पीछे क्या ये खुदा ने दिए हैं? मैं समझता हूँ कि ये इंसान की देन है, ये हमारी पॉलिसी की देन है। आप अंदाज़ा कीजिए कि बजट के ऐलान से 2 दिन पहले तरक्याती बजट का ऐलान किया जाता है। इस साल जो तरक्याती बजट है वो सूबों का और विफाक का मिला के कोई 3.8 खरब रुपए है। ये कोई आसमानी रुपए नहीं है, कोई हवाई रुपए नहीं है, ये एक्चुअल आपके और मेरे टैक्स के पैसे हैं जो मुख्तद कर दिए गए। दिस इज़ रियल मनी। और आप अंदाज़ा करें कि मैं सोच रहा था कि अगर ये 3,600 खरब रुपया
सही सिमत में खर्च कर दिया जाए तो वो जो बीमार पाकिस्तानियों का आपने जिक्र किया, जो कमज़ोर पाकिस्तानियों का जिक्र किया, उन पाकिस्तानियों का जिक्र किया जो सराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, आप सोचिए 3.6 या 7 खरब रुपए से लगभग हर साल 11,000 नए स्कूल बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि मैंने प्लानिंग कमीशन की जो फिगर्स देखी हैं वो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनाते हैं। तकरीबन 15 करोड़ रुपए का एक वो बेसिक हेल्थ यूनिट बनाते हैं, जिसको मिनी अस्पताल कह लें, मिनी क्लिनिक कह लें। तकरीबन 6,500 सालाना की बुनियाद पे जो पैसा मुख्तस कर दिया गया हैज़ ऑलरेडी बिन एलोकेटेड, उससे तकरीबन 6,500 से 7,000 मिनी अस्पताल बन सकते हैं। ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर रोड का बनाते हैं। हर साल 45,000 किलोमीटर नई रोड पाकिस्तान में बन सकती हैं उन पैसों से जो एलोकेट कर दिए गए। तकरीबन 3 से 4,000 साफ पानी के और सैनिटेशन के मंसूबे बन सकते हैं। तकरीबन 25 करोड़ रुपए का प्लानिंग कमीशन वाले एक मंसूबा ऐसा बनाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि वसाइल की कतन कमी नहीं है इस मुल्क के अंदर। वो जितनी भी बीमारियां और जितनी भी कमजोरियां आपने गिनवाई वो हमारे पॉलिसी के नतीजे में है। वो खुदा की देन नहीं है, वो आप सोचिए कि इंसान की देन है, वो हुकूमत। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, पॉलिसी जो है, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी के पर इम्प्लीमेंटेशन ही मसला है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल मौजूद है, आप जैसे एक्सपर्ट मौजूद हैं, एडवाइज़र मौजूद हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं उठाया जाता। ये भी हमारी बदकिस्मती है बसीयत कौम। सर मैं दोबारा ईरान पर ही फोकस करता हूँ। आपने 900 किलोमीटर का बॉर्डर बताया और उस बॉर्डर पर जो है ये भी दो उनके जो एक और पोटेंशियल है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो रखूँगा कि आप उस पर जो है रहनुमाई करें। दो बड़ी उनके पास बंदरगाहें हैं जिसमें बंदर अब्बास है, चौबहार है और पाकिस्तान के पास ग्वादर है। अगर ईरान के साथ इस पर तजारत शुरू कर ली जाए जो कि कोस्टल एरिया पर होगी और CPEC 2 में ईरान को शामिल किया जाए तो पाकिस्तान, चाइना और ईरान कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता है इसका तजारत का, जो कि पूरे यूरोप के साथ आगे तजारत हो सकती है, सेंट्रल एशियाई रियासतों के साथ हो सकती है, रशिया तक और तुर्की तक तजारत जा सकती है। देखिए ग्वादर चाबहार एक कॉन्सेप्ट कहलाता है ट्विन पोर्ट मॉडल्स, यानी कि इस तरह नहीं कि ये हम एक दूसरे के हरीफ बना दें चाबहार और ग्वादर को, ये इत्तेहादी पोर्ट बन जाएं और दोनों शराकतदारी में अगर ये काम किया जाए और तजारत खोली जाए तो जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ईरान पाकिस्तान पावर ग्रिड है, ईरान पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर है, ईरान पाकिस्तान इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इसी तरह ट्विन पावर जो आपका चाबहार और ग्वादर का पोर्ट बन सकता है। जो मेरा तखमीना है, मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो आपके सामने रखे, अगर उनको एक एक करके गिना जाए तो पहला फेज जो बनता है जिसको 2 से 4 साल में मुकम्मल किया जा सकता है, आप सोचिए कि 30 से 35 अरब डॉलर की तिजारत इस कॉरिडोर के ऊपर की जा सकती है। अगर ये फुल कॉरिडोर बनता है, 4 से 6 साल का पीरियड लगता है, तो हम कहीं 40-45 अरब डॉलर की तिजारत सालाना इस 900 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर जो है वो इसका पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और सोचिए अभी हम 2-2.5 बिलियन से ऊपर नहीं जाते, तो यहाँ पे जो करंट है वो 2-2.5 बिलियन है और पोटेंशियल जो है वो 40-45 बिलियन तक जाता है। और जितना भी ये ज़ख़ीरा है, अब सोचिए इस वक्त दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां जो वहाँ पे 208 अरब बैरल तेल का पड़ा है, वो तकरीबन 20 से 21 ट्रिलियन डॉलर की आज मार्केट वैल्यू बनती है। उसको निकालने के लिए यहाँ पे 300 से 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है। आप सोचिए अमेरिका की जो सबसे बड़ी तेल की कंपनीज हैं, जिसमें एक्सन मोबिल है, जिसमें कॉनोको फिलिप्स है, श्लम्बरजे है, हेलिबर्टन है, चीन की बड़ी कंपनी है, पेट्रो चाइना है, चाइना पेट्रोलियम है, इन सब की नज़र लगी है उस 208 बिलियन बैरल तेल के ऊपर। ये सब वहाँ पे फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं और वहाँ से अपना अपना हिस्सा जो है वो निकालना चाहते हैं। और ये है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर। तो पोटेंशियल तो बेतहाशा है सारे खत्ते में।